दोस्तों सन 1992 पूरे भारत में एक लहर उठती है और मैं भी उसका हिस्सा बना हुआ था। मैं छोटा जरूर था लेकिन मैंने भी कार सेवा की हुई है। और आज का मुद्दा है कि एक स्लोगन आपने जरूर सुना होगा, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर बन तो गया लेकिन अगर अगली लाइन पे गौर की जाए तो चंदा लेके चंपत हो जाएंगे और तुमको कुछ नहीं बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार संधा स्वागत करता हूं आपका देश की बात पे। देश की बात जहां करते हैं मुद्दे की बात आपके साथ। और मुद्दा आज पूरे भारत सहित पूरे विश्व में खड़ा हुआ है। राम मंदिर, हमारी आस्था पर चोट मारी गई है। क्या यहां पर जो जांच प्रक्रिया चल रही है उससे देशवासी संतुष्ट हैं या फिर पूरे देश की जनता उद्वेलित है? सीधा प्रहार भारत की जनता पर किया गया है। मुद्दा राम मंदिर में चंदा चोरी का है और इसी पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एन. पांडे जी हैं। हम समझेंगे कि आखिर में राम मंदिर प्रकरण क्या है और कहां तक कार्रवाई जा रही है। वकील साहब, ये प्रकरण पूरे विश्व समुदाय को उद्वेलित कर रहा है। कहीं न कहीं राम हमारी आस्था के प्रतीक रहे हैं और अब जो है देखने में आ रहा है कि वहां पर चंदा लेके लोग चंपत हो गए हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या जो जांच प्रक्रिया चल रही है उससे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकलने वाले हैं? कैसे देखते हैं आप राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण को? ये चंदा चोरी प्रकरण हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा कलंक है। दूसरे जिनके ऊपर चंदा चोरी का आरोप लगा है वही जांच कर रहे हैं। मेरा मतलब है, उत्तर प्रदेश सरकार की निगरानी में मंदिर था। राम मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है और राम मंदिर के जो अपॉइंटमेंट जो ट्रस्टी हैं चंपत राय, उनको अपॉइंट उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने किया है। ये हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को मालूम है। और जो उसको अपॉइंट किए, किस क्वालिटी पे अपॉइंट किए, कैसे अपॉइंट किए, इसका कोई हिसाब नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राम मंदिर ट्रस्ट के बाइलाज में ये लिखा है कि चंदे की काउंटिंग में जो लोग रहेंगे वो ऐसा कोई कपड़ा नहीं पहनेंगे जिसमें जेब लगी हो और जिसमें कोई गुप्त जेब हो। ये राम मंदिर के बाइलाज में लिखा है, कोई भी जाके उसको चेक करके पढ़ सकता है। बावजूद इसके कैमरे के रिकॉर्ड में लोग पैंट शर्ट जैकेट पहन के सारे लोग बैठे हैं। सारे मिल बांट के चंदे की 2-2 4-4 5-5 गड्डियां अपनी जेब में भर रहे थे। इसीलिए वो कपड़े पहन के जा, कोई वहां सारे अंधे थे, किसी को नहीं दिखाई दे रहा था कि बाइलाज किस लिए बना है। बाइलाज क्या फाड़ के फेंकने के लिए बना है? दूसरी चीज, इस देश की जनता को मैं बहुत खेद के साथ कर रहा हूं, देश की जनता को, विपक्ष के नेताओं को हिंदुस्तान की जुडिशरी पे भी पूरा भरोसा नहीं है। ये बड़ा चीज आप कह रहे हैं। मैं बता रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं। तो इसलिए इस ऐसे केस में हिंदुस्तान के इतिहास में एक जांच कमेटी बनती है जिसका नाम है जेपीसी। वो सबसे बड़ी जांच कमेटी है भाई। उसके ऊपर आज तक कोई आरोप न लगे हैं न लग सकते हैं। जेपीसी क्या होती है? ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। कई मामलों में इसकी ये कमेटी विपक्षी सांसदों और सारे सांसदों के दल के साथ बनती है। इस केस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्रांसपेरेंसी के लिए और जांच कमेटी, एसआईटी तो इन्हीं के अंडर है भाई। एसआईटी जो रिपोर्ट इनके मर्जी के खिलाफ रिपोर्ट नहीं दे सकती। एसआईटी बोलेगी चंपत राय चोर है और ऊपर का मंत्री सीएम बोलेगा कि नहीं, चंपत राय का नाम नहीं आना चाहिए, एसआईटी उस नाम काट देगी। सबको मालूम है। लेकिन जेपीसी जो संयुक्त पार्लियामेंट कमेटी है, आप उसका प्रस्ताव रखिए। आप विधानसभा में चलिए, राज्य स्तर का मामला है, विधानसभा में लेके आइए। अखिलेश यादव की पार्टी उसमें बराबर संख्या में हो। संसद में, विधानसभा में जिसके सारे हैं और अखिलेश यादव के भाई अखिलेश यादव का सांसद है वहां पे। आप जेपीसी से जांच करवा लीजिए। अगर आप जांच में कोई घोटाला नहीं करना चाहते हैं, रामलला के असली भक्त हैं, रामलला के गुनहगारों को आप राई बराबर नहीं माफ करना चाहते हैं, तो पहले जेपीसी की जांच होनी चाहिए। और जेपीसी की जो जांच है, आप चाहे संसद की पार्लियामेंट्री कमेटी करें और चाहे राज्य विधानमंडल के संयुक्त संसदीय दल के करें, उनके ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं लगेगा। सरकार के अधीन है। सारे कमेटी के मेंबर एक बराबर होते हैं, जहां चाहेंगे वहां जाएंगे। वो रिपोर्ट जब लेके आएंगे तभी असली गुनहगार पकड़ा जाएगा कि कैसे राम मंदिर के बाइलाज का खुलेआम घोटाला हो रहा था। आपने एसआईटी बनाई, चलिए एसआईटी आप कब बना सकते हैं?
जब खुद ही उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने उस घोटाले को पकड़ा हो। भाजपा सरकार ने नहीं पकड़ी, किसी और आदमी ने उजागर किया। अखिलेश यादव के पास बात गई, इनके पास जो शिकायत करता था उसको मंदिर की सेवा से हटा देते थे। जो राम का असल भक्त शिकायत करता था, राम के घोटाले को उजागर करता था, वो वहां से अपनी नौकरी गंवा देता था। ये रिकॉर्ड में है। तो आपने नहीं पकड़ा, अखिलेश यादव ने पकड़ाया, तो इसकी जांच संयुक्त पार्लियामेंट्री कमेटी, अखिलेश यादव, आपके भी सांसद विधायक आ जाएं, अखिलेश यादव के भी आ जाएं, जिसकी जिसकी संसद में संख्या है उस आधार में उनका जांच कमेटी में प्रतिनिधित्व हो जाए, और वो 20, 22, 25 सदस्यीय जांच कमेटी इसकी जांच करे, तभी असल का दूध पानी का पानी होगा। एसआईटी के हमें कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि एसआईटी स्वतंत्र संस्था नहीं है। अगर सीएम पीएम का दबाव आ जाएगा कि चंपत राय को नहीं चंपत दिखाना है, चंपत राय को क्लीन चिट देनी है, भले ही सारे लोग कोट जैकेट पहन के वहां गड्डी गिन रहे हों, तो ये सबसे बड़ा घोटाला है। इसमें इससे बढ़िया कोई जांच कमेटी हो नहीं सकती, कोई न्यायिक आयोग इसमें फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदुस्तान में जजों पर भी अब उंगली उठने लगी है। अगर कोई बचा है तो वो केवल और केवल जेपीसी ही है। केवल जेपीसी की जांच से ही लोग संतुष्ट दिखाई पड़ेंगे, ऐसा मानना है अधिवक्ता आरएन पांडे जी का। एक ऑटो वाला के पास जो है करोड़ों की संपत्ति पाई जाती है। खबरें यहां तक की है कि 45 लाख समथिंग की जमीन को महज 10 से 15 मिनट में 18 करोड़ रुपया में खरीद लिया जाता है चंपत जी के द्वारा। और एक आरोप और निकल के आ रहा है कि किसी भक्त ने वहां हीरो का हार, रत्न जड़ित हीरो का हार और चांदी की खड़ाऊ चढ़ाई थी, वो अभी ट्रेसलेस बताई जा रही है, पता ही नहीं चल रहा है। क्या लगता है कुल मिला के कि आरएन पांडे को कि ये कितने करोड़ या कितने अरबों का गोलमाल किया गया है? ये अरबों का गोलमाल है। चंपत राय जी राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव थे जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था। इन्होंने अपने चेलों से लोगों की जमीन का सौदा कराया। ये इतने अंधे तो थे नहीं, न अनपढ़ थे। और जिस दिन जिस मकान की रजिस्ट्री, जिस जमीन की रजिस्ट्री 20 लाख की हो रही है, ये रिकॉर्ड पे है, उसी दिन उस आदमी से इनके चेलों ने बोला कि हम राम मंदिर में दान देंगे, मेरी जमीन तुम दे दो। उस व्यक्ति ने इनको वो जमीन बेच दी 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख ऐसे करके, नंबर ऑफ रजिस्ट्री है। और उसी दिन वो रजिस्ट्री 20 करोड़ में, 15 करोड़ में, जो आदमी 20 लाख की जमीन आज ले रहा है, आज ही वो जमीन 20 करोड़ की रामलला ट्रस्ट को बेच दे रहा है। अरे भाई चंपत राय जी कितना चूना लगाए, कितनी चपत लगाए रामलला को। ये जांच बिना जेपीसी के सामने नहीं आएगी। ये एसआईटी की जांच में ये टीम नहीं हटा, ये इन्होंने हटा रखा है। दूसरी चीज, अब ये क्या घोटाला कर रहे हैं, घोटाले पे घोटाला कैसे हो रहा है मैं बता रहा हूं। मैं पकड़ता हूं इन सब चीजों को, अधिवक्ता ही सारी चीज पकड़ते हैं। जेपीसी और सीबीआई की जांच रिपोर्ट के बाद सारे अधिवक्ता पकड़ते हैं कि सीबीआई ने भी कहां पसंगा मारा है। ये अब क्या कर रहे हैं, जो टिन्नू यादव नाम का टेम्पू ड्राइवर है, वो अपने अब पुश्तैनी मकान वाले बिल में घुस गया है, जो कि 10 बाई 20 का ऐसे बता, और कह रहा है कि हम पीढ़ी के इसी मकान में रहते हैं, अपनी बीबी को आगे कर दिया है। और बीबी उसकी ये कहती है कि ये टिन्नू यादव इसी मकान में आके रात में रहते हैं। अड़ोस पड़ोस के लोग बताते हैं कि ये मकान तो कब का छोड़ चुका है, लेकिन देश की जनता के आंख में धूल झोंकने के लिए वो उस मकान में रहता बता रहा है। चलिए, अब इसकी जांच कौन करेगा? मैं भी नहीं करूंगा, उसकी बातों से भी नहीं, उसकी बीबी की बातों भी सच नहीं मानी जाएगी। मोबाइल लोकेशन अगर एसआईटी निकाल ले तो उसके मोबाइल की लोकेशन, पिछले साल भर की लोकेशन निकाल ले तो पता चलेगा कै रात उस मकान में था और कै रात अपने आलीशान महलों में था। उसकी बीबी ने बोला कि 2008 में मैंने ये जमीन खरीदा जिसमें आजकल हॉस्टल चल रहा है, बच्चे हैं। अरे भाई, एक टेम्पू वाला 92 में टेम्पू चलाता था, राम मंदिर आंदोलन से जुड़ गया, सशक्त रूप से जुड़ गया, तो उसके बावजूद तो कितना टेम्पू चला लिया कि 92 वाले सारे टेम्पू वाले फिर तो 2008 में एक कोठी मकान खरीद लेना चाहिए अयोध्या में। उसके साथ और भी टेम्पू वाले चलाते होंगे, अपने दोस्त टेम्पू वाले का भी हुलिया दे दे कि भैया इस कमाई से इसने भी तो, भाई जो आंदोलन में नहीं जुड़ा तो और टेम्पू चलाएगा ना। तो वो 1000 गज का खरीदा, उसको तो फिर 1500 गज का खरीदना चाहिए। लेकिन सारे टेम्पू वाले आजकल करे भैया नहीं का, हमारा तो झोपड़ी ना बनल। और ये एसआईटी अगर सारे चोरों का मोबाइल लोकेशन निकाल ले तो पता चल जाएगा कि एक साल में वो कितने रात विदेश में थे,
यहाँ तो जिसकी 20,000 की सैलरी है वो फ्लाइट से बेंगलोर आ रहा जा रहा है, राम मंदिर में बोल रहा है। एक गोपाल राव का चेला, जो गोपाल राव उसको साउथ इंडियन से लेके आए थे, तो उसने जब देखा कि पत्रकार लोग पूछ रहे हैं कि तुम कितनी बार फ्लाइट से गए, कई पत्रकारों ने उसकी टिकट भी निकलवा ली, तो कह रहा है जी जाते थे फ्लाइट से, आते थे ट्रेन से। आने वाली टिकट तो नहीं किसी ने, कहीं टिकट किसी चेले से बुक हुई होगी। तो उसकी सैलरी कितनी है, तो 20,000 में अयोध्या से बेंगलोर वो फ्लाइट से जाता है, और कई बार गया 4 साल में। और उसके बाद उसके ऊपर भी आरोप लगे हैं। लेकिन हर आदमी ऐसा देश की जनता की आंख में धूल झोंक रहा है कि साहब ये तो इस झोपड़ी में रहते थे। हाँ, जमीन बीबी के नाम है। बीबी किससे कहां से आ गई? क्या उसके ससुर ने कोई जमीन बेच के अपनी लड़की को हिस्सा दिया? किस इनकम से आया? बीबी से ये पूछा जा रहा, बीबी नहीं बता रही है। बीबी से उसका मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, बीबी नहीं बता रही है, क्योंकि बीबी को भी मालूम है मोबाइल नंबर अगर ट्रेस हो गया तो ये इस मकान की लोकेशन नहीं मिलेगी। दिन भर ड्यूटी करते थे, रात को किस महल में रहते थे, कहाँ रंगरेलियां मनाते थे। ये सब एसआईटी या तो दबाएगी, या एसआईटी को ऊपर से जैसा कहा जाएगा एसआईटी वैसी ही जांच करेगी। अगर यही जांच विपक्ष के नेताओं की होती तो यही एसआईटी एफआईआर दर्ज के अंदर उनको जेल के अंदर ठूस चुकी होती और न्यायालय से उनकी बेल भी खारिज हो चुकी होती। लेकिन इस मामले को तो ऐसा लीपा पोता हो रहा है कि अब हमको सिवाय जेपीसी के किसी भी जांच पे कोई भरोसा नहीं है। बात करेंगे अगर एसआईटी की, तो एसआईटी में जो अधिकारियों को सम्मिलित किया गया है, अगर पूर्व में इनकी जांचों को या इनके अतीत को हम खंगालते हैं तो कहीं न कहीं देखा जाएगा कि जितने लोग एसआईटी में शामिल हुए हैं ये भी एक दागदार छवि वाले अधिकारी बताए जाते हैं। एक चीज हम ये जानना चाहेंगे कि ईडी वित्तीय अनियमितताओं की जांच करती है और बड़ी तेजी से करती है। अगर कहीं जो है किसी विपक्ष का वित्तीय अनियमितता का मामला सामने पकड़ में आता है तो वीडी जो है उनके पास 24 घंटे के अंदर में पहुंच जाती है। अच्छा न होता कि इस मामले में भी ईडी को लाया जाता, एक जांच करवाई जाती। क्या ईडी अब जो है सिर्फ विपक्षी सांसदों को धमका चमका के पक्ष में लाने का कार्य कर रही है, या ईडी अगर न्यूट्रल है तो क्यों नहीं अयोध्या में ईडी को भी उतार दिया गया? ये आपने बहुत सही प्रश्न किया। हिंदुस्तान में सबसे बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्रियों में से एक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, और हमारी जानकारी में भाजपा के किसी शासन में किसी भी राज्य में भाजपा का मुख्यमंत्री इतनी बहुमत से कभी सरकार नहीं बना पाया जितनी बहुमत से केजरीवाल ने सरकार बनाई। बावजूद इसके उसी ईडी और सीबीआई ने सीटिंग सीएम को तिहाड़ जेल में भेजा और बाद में कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। तो ईडी और सीबीआई ये वैसी संस्था है, ये आज तक कभी भी सत्तारूढ़ पार्टी के किसी भी नेता मंत्री के ऊपर कोई अगर जांच करी हो, जांच भी करेगी तो उनको बाइज्जत बरी करेगी और विपक्षी नेताओं को चंद घंटों के अंदर जेल के अंदर ठूस देगी, चाहे राज्य के सबसे बड़े बहुमत से चुने गए सीएम मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, जैसा मैंने अरविंद केजरीवाल के केस में बताया। लेकिन यहां एक चंपत राय जैसा आदमी, जो कि इसकी हैसियत किसी हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री क्या कैबिनेट मंत्री की भी नहीं है, चंपत राय है कौन भाई? खुलेआम डाका डलवा रहा था, बाइलाज नहीं पड़ा। इतने पे तो कोई आईएएस अफसर होता अभी जेल के सलाखों के अंदर होता, और हिंदुस्तान के कई आईएएस अफसर ऐसे ही मामले में जांच में जेल के सलाखों के अंदर हैं, जो कि काली नियम की अनदेखी किए थे। और इसने तो दोनों आंख फोड़ के नियम की अनदेखी करी है। ये बाइलाज अध्ययन करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसकी एसआईटी से जांच करा लें। लेकिन हमने आपको क्या बोला, अभी विपक्षी नेताओं की जांच होती तब तक जेल के हवालात में अब तक कई घंटे उनके कई दिन गुजर चुके होते। तो एसआईटी हो, ईडी हो, सीबीआई हो, वो कुछ नहीं करेगी जब तक उसके आका जैसा इशारा करेंगे वैसी ही जांच होगी और वैसे ही लोग पकड़े जाएंगे। ये हिंदुस्तान का एक बच्चा जानता है कि ईडी सीबीआई का असली खेल कहां शुरू होता है, कहां खत्म होता है और कैसे ये खेल करते हैं। तो ये अगर विपक्षी नेताओं की होती तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ये आज तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हो जाती, तुरंत पहले उठा लेते फिर एफआईआर दर्ज करते। पुलिस तो ये भी काम करती है। लेकिन यहां राम मंदिर में हमें नहीं लगता कि दूध का दूध पानी का पानी, ये मुहावरा यहाँ पे जितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ये यहाँ पे यूज करने के लिए नहीं, यहाँ तो पूरा घोटाला ही घोटाला। घोटाले को दबाने के लिए एसआईटी से एक और घोटाला करवाया जा रहा है। एसआईटी को पहले ही हिदायत दे के भेजा गया है कि मामले की लीपापोती करनी है, और इसमें लीपापोती होगी, क्योंकि अगर जेपीसी से जांच करा ली
तो चोरों का मुंह इतना काला हो जाएगा कि कहीं पीढ़ी तक वो काला का दाग नहीं जाएगा। भाजपा को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि चंपत राय को किस आधार पे चुना, कैसे आपने चुना, टेम्पो ड्राइवर को कैसे चुना, हीरो का हार चुराने वाले को कैसे चुना, और कैसे हिंदुस्तान के इतिहास में जो रजिस्ट्री आज 20 लाख की हो जा रही है वो उसी दिन करोड़ों में बिक जा रही है। राम मंदिर ट्रस्ट को चंपत राय इतना चोरी करी है। एक रजिस्ट्री की बात होती तो होती, मोस्टली रजिस्ट्री में यह हाल है। राज्यसभा के सांसद संजय सिंह चिल्ला चिल्ला के अधिकारियों को, पीएम को, सीएम को सारे रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट दिखा दिखा के, पत्रकारों को दिखा दिखा के थक चुके हैं। हर आदमी के मुंह पे ताला लगा हुआ है। रामलला को आपने रामलला नहीं समझा, लूट का केंद्र बनाया है। ये जनता समझ रही है। अब जनता की अदालत में 27 में फैसला होगा, उसके बाद 29 में फैसला होगा। अब आप जनता के फैसले का इंतजार करिए। लेकिन इतना सच है, उस इंतजार का ट्रेलर अभी से राम मंदिर में दिखने लग रहा है। जो 18 लाख 20 लाख का चढ़ावा चढ़ता था, लाख के अंदर आ गया 80-85 हजार। जनता ने भी अपने हाथ खींच लिए हैं कि अब यहाँ पे रुपया 2 रुपया 10 रुपया देंगे, रामलला के दरबार में आए हैं तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, चोरों के हाथ में धन नहीं देंगे। ये अभी से दिखने लगा है। ये बात सही है, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टलों पे जब चेक किया जा रहा है तो राम मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। और इसकी वजह है कि कहीं न कहीं आम जनमानस की आस्था पर कुठाराघात किया गया है, बड़ा सा प्रहार किया गया है। एक चीज थोड़ा सा देश की जनता को समझाइए वकील साहब, कि क्या संभव नहीं है कि सरकार को इन चीजों की जानकारी रही हो, क्योंकि जो जमीन बेचने वाला प्रकरण बता रहे हैं चंपत राय का, ये तो लगभग 1-2 साल पहले भी एक बार हाईलाइट हो चुका था। और चंदा चोरी तो अब पकड़ा गया है। क्यों उस समय ही एक बढ़िया जांच नहीं कराई गई और फिर से मौका देते चले गए चंपत राय को वहां पर काबिज रह के डकैती डालने के लिए? ये आपने बहुत सही उठाया। ये चोरी इसलिए उठी क्योंकि जितने लोग उसमें बैठते थे सारे फुल कपड़े पहनते थे, शर्ट पैंट, वो जेबों वाली, सुनिए, और उन जेबों वाली पैंट के सहारे ही, जेबों वाले कपड़े के सहारे ही ये लोग बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक बनते गए। सालों में, 4 साल में, 5 साल में करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीद लिए। जबकि चंपत राय ने रजिस्ट्री वाला तो डाका डाला ही, कपड़े पहना के सबको घुसाया, सब लोग चोरी करो, रामलला को इतनी चोरी चूना लगाओ, इतनी चपत लगाओ कि रामलला भी याद रखें। ये बहुत ही घिनौना काम है। मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है ऐसे शब्दों को। और ये भाजपा सरकार की नाक के नीचे हो रहा था। चंपत राय की कई शिकायत वहां के बड़े बड़े साधु महामंडलेश्वर ने की। चंपत राय की शिकायत, जिन साधु बाबा ने रामलला के मंदिर के लिए अपनी जमीन दान दे दी, उनको भी ये ऑफर आया था कि तुम इसको बेच दो और हम इसको फिर खरीदेंगे। तो उनको घोटाले की जानकारी हो गई, उन्होंने नहीं किया। उनको भी ये चंपत राय उनसे इतना चिढ़ा हुआ है। ये साधु बड़े बड़े महामंडलेश्वर आज कैमरे के सामने कह रहे हैं कि उनको रामलला में जाने की परमिशन नहीं देता, कहता लंबी जाओ। अरे भाई, ऐसे आदमी के लिए बूढ़े साधु महामंडलेश्वर एक अलग गेट बनता है। उन्होंने दान दी है जमीन, लेकिन उनको भी कहता लंबी लाइन में लगो, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं। तो उन्होंने एक तरह से दूरी बना ली। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ तक चंपत राय के इतने काले कारनामे पहुंचे कि उन्होंने भी अयोध्या में 2 दिन पहले गए थे, उन्होंने डीएम को मना किया था कि चंपत राय को मेरे सामने मना कर दो, मेरे सामने मत आए। कल एसआईटी टीम की मुलाकात शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई है। रिपोर्ट सौंपी गई है। रिपोर्ट देखिए, एसआईटी पे जनता का भरोसा नहीं है, क्योंकि यही अपॉइंट करने वाले हैं और ये पकड़ने वाले नहीं है। अगर ये पकड़ लेते, खुद ही पकड़ लेते, तो जनता को भरोसा होता कि सीएम ही पकड़े हैं भाजपा का। लेकिन अब तक जितनी शिकायत गई, जिसने शिकायत करी, उसको रामलला की मंदिर से नौकरी से हटा दिया गया। रामलला की मंदिर में 1200-1400 आदमी सारे काम करते हैं, ऐसा वहां का रिकॉर्ड है। सबकी सैलरी 20,000 है, लेकिन उसमें से जो काउंटिंग वाले 2, 4, 10, 20 आदमी हैं, यही माला माल हो रहे थे। तो सबको पता चला रामलला में ऐसा कौन सा खजाना बढ़ रहा है कि जमीन, ये तो उन्होंने वो दिखाया जो उन्होंने जमीन मकान की रजिस्ट्री की, अभी कितना इन्होंने ठिकाने लगाया। ये आपने हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार सुना कि एक झोपड़ी वाले के यहाँ छापा मारा जा रहा है और वो गोबर में उसके यहाँ से 10 लाख रुपए बरामद हो रहे हैं। अरे रुपए, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 10 के सिक्के की बात नहीं कर रहा हूं कि काम कर रहा था तो गोबर में गिर गया। 10 लाख रुपए झोपड़ी वाले के यहाँ जो गोबर उसमें छिपा के रखे गए थे और वो वहां से ट्रेस हो गए।
तो घोटाला तो बहुत बड़ा है, लेकिन एसआईटी की जांच में उसका 5% भी उजागर किया जाएगा, मुझे ऐसा कोई भरोसा नहीं है। योगी आदित्यनाथ अगर निष्पक्ष रामलला के असली भक्त हैं, रामलला के दोषियों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो सिवाय जेपीसी के किसी और से जांच ना कराएं, क्योंकि जेपीसी अगर बनेगी उसमें अखिलेश यादव के भी सांसद और विधायक होंगे, और तभी उनकी आंख के सामने भैया बताओ, साबित करो। लेकिन किसी साबित करने वाले को आप जांच की टेंगिल ही नहीं देंगे। सबको आप बोलेंगे ये तो झोपड़ी में रहता था, उसकी मोबाइल लोकेशन नहीं निकालेंगे कि झोपड़िया में उसकी मोबाइल लोकेशन मिलती थी, कि आलीशान महल में मिलती थी, कि रात को 5 स्टार होटल में रंगलीलियां मनाते मिलती थी, और उसके बाद आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो ये योगी आदित्यनाथ को कहना चाहिए, जिसका भी नाम सबूतों के साथ सामने आया, पहले जेल के सलाखों के अंदर होगा, फिर बुलडोजर का सामना किया जाएगा, फिर उसकी सारी संपत्ति गुंडों की तरह, जैसे आपने गुंडों की संपत्ति जब्त करी अतीक अहमद, ये अतीक अहमद से भी ज्यादा घृणित लोग हैं। अतीक अहमद का पाप इनके आगे कुछ नहीं है, जिन्हें रामलला के यहाँ डकैती डाली है। तो वही कार्रवाई करिए जैसे अतीक अहमद के यहाँ की थी, उससे भी भयंकर कार्रवाई अगर योगी आदित्यनाथ नहीं करेंगे तो जनता इनका हिसाब 27 में इनको रिजल्ट, जनता इनका फैसला सुना देगी। जनता 2027 में फैसला सुना देगी, क्योंकि जनता बड़ी साइलेंट तरीके से फैसलों को सुनाती है, और जनता को बेवकूफ समझने की भूल कदापि न करिएगा। मुद्दा राम मंदिर का एक इंटरनेशनल मुद्दा बनता जा रहा है। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साख पर भी सवाल खड़े करता चला जा रहा है, और लोगों की यहाँ पर एक बड़ी मांग खड़ी होती चली जा रही है कि न ईडी, न सीबीआई, न एसआईटी, सिर्फ और सिर्फ जेपीसी जांच पर ही लोगों को संतुष्टि मिल पाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस घोटाले की और भी परतें खुलती चली जाएंगी, और बेहतर होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जेपीसी का गठन करेंगे, और जेपीसी सभी राम मंदिर के चंदा चोरों को चंपत राय के समेत बाहर निकाल कर लाएगी, और एक बड़ी, एक कड़ी और एक तगड़ी कार्रवाई हमें देखने को मिलेगी, ताकि जिन लोगों की आस्था हमारे आराध्य भगवान श्री राम में है, उनकी आस्था कायम रहे। हम उम्मीद करते हैं कि वरिष्ठ अधिवक्ता RN राय के साथ चंदा चोरी पर किए गए इस प्रकरण की चर्चा आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो दूसरों तक जरूर भेजिएगा दोस्तों, क्योंकि बात जब दूर तक जाएगी तभी कुछ बात बन पाएगी। मिलते हैं इसी मामले की किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।